हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज जो कि सीए फाइनल लॉ के अंदर एमसीक्यू 41 से लेकर 41 टू 50 जो होगा, हम इस वीडियो के अंदर 10 एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले 40 जो एमसीक्यू थे हमने पिछली वीडियोज के अंदर हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज हम 41 से लेकर 50 एमसीक्यू जो हो गए हमारी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें एमसीक्यू नंबर 41 की, देखिए 41 जो एमसीक्यू है वो सेक्शन नंबर 206 के ऊपर डील करता है। 206 के ऊपर जहां पर बोला गया है कि जो कि एक्स एम्प्लॉइज जो होंगे आपके, क्या उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसके बारे में बात कर रखी है जी। क्या क्या आप ले सकते हैं, आरओसी मंगवा सकता है, बिल्कुल मंगवा सकता है, चाहे वो एक्स एम्प्लॉय हो या फिर प्रेजेंट हो, सभी से मंगवा सकता है। देख क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन ने बोला कि मिस्टर शर्मा है, कोई एम्प्लॉय है, केएमपी थे XYZ लिमिटेड के, 12 मई 2018 को रिटायर हो गए हैं। अच्छा, एग्जामिनेशन शुरू हुआ, कंपनी की फाइनेंशियल अकाउंट देखे गए 31 मार्च 2018 की। रजिस्ट्रार को क्या पता चला कि सम सीरियस इरेगुलरिटीज मिली है इन राइटिंग ऑफ द ह्यूज अमाउंट ऑफ द बैड डेट्स एंड नो सेटिस्फैक्ट्री इंफॉर्मेशन भी नहीं मिली है जी कंपनी से। अब आरओसी क्या चाहता है, आरओसी चाहता है कि मिस्टर शर्मा से वो इन्फॉर्मेशन ले ले, लेकिन मिस्टर शर्मा तो अब है नहीं। In such a situation, the registrar of the company wanted to some explanation from the company and Mr. Sharma. Can ROC seek the explanation from Mr. Sharma? हाँ, बिल्कुल ले सकता है। देखिए नो वाले तो हटा ही देना, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है नो, इसको तो काट ही दो कि आपको तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि ले सकते हैं, हमको प्रोविजन ये ध्यान होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। मिस्टर शर्मा कैन बी कॉल्ड अपॉन विद इन अ पीरियड, कोई भी लिमिट पीरियड 1 ईयर। देखिए आप बोल रहे कि विद इन 1 ईयर का टाइम पीरियड दे रखा है कि वहां तक कर सकते हो, नहीं ऐसा भी नहीं है, कोई टाइम पीरियड नहीं है हमारे 206 के अंदर। 180 डेज दे रखी है, ये भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो डी हमारा जो आंसर आ जाएगा। डी को अगर हम पढ़े तो डी में क्या दे रखा है, देखिए डी को हम पढ़ते हैं। देखिए डी में हमको बता रखा है कि मिस्टर शर्मा कैन बी कॉल्ड अपॉन बाय द रजिस्ट्रार। देखिए रजिस्ट्रार के द्वारा बुलाया जा सकता है, बिल्कुल जी, थ्रू कहते हैं कि रिटर्न नोटिस सर्व ऑन हिम विदाउट एनी टाइम पीरियड लिमिट, कोई भी लिमिट वहां पर नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 42 के ऊपर बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 42, देखिए 42 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहते ग्रुप ऑफ द क्रेडिटर है कोई, ग्रुप ऑफ द क्रेडिटर एक्स लिमिटेड मेक ए कंप्लेंट टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। बिल्कुल कंपनी के क्रेडिटर ने कर दिया कि हाँ कंपनी सही नहीं चल रही है। दे असेस दैट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज इंडिंगली इन द डिस्ट्रक्शन एंड द फॉल्सिफिकेशन ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी एंड द कंप्लेंट रिक्वेस्ट द रजिस्ट्रार इमीडिएटली स्टेप टू स्टॉप द मैनेजमेंट टू टेम्पर विद द रिकॉर्ड्स। देखिए मतलब क्या हुआ कि ग्रुप ऑफ द क्रेडिटर जो था एक्स लिमिटेड का, उन्होंने कंप्लेन कर दी रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार ने इमीडिएटली स्टेप लिया है और जो भी उनको और मैनेजमेंट को रोक दिया है टेम्परिंग करने के लिए कि कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाए बुक्स वगैरह के लिए। सेक्शन 209 जो रहेगा सीजिंग के बारे में, सीज एंड सर्च के बारे में, वो लग जाएगा। वहां पर क्या बोला गया, आरओसी इमीडिएटली कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। सबसे पहले आपको स्पेशल कोर्ट की आपको परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन लेने के बाद और प्लस में जितनी भी असिस्टेंट आपको चाहिए नेसेसरी, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, एंटर कर सकते हो प्रेमाइसिस के अंदर, सर्च कर सकते हो और सीज कर सकते हो बुक्स वगैरह अकाउंट के अंदर। अब इसमें क्या हुआ कि आरओसी क्या हुआ, खुद ही चौधरी बन गया और क्या बोलते हैं कि 1 जनवरी 2019 को आपके पास आई कंप्लेन रिसीव हुई एंड आरओसी ने क्या किया, एंटर द प्रेमाइसिस कहते कि विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे के अंदर ही चला गया सर्च करने के लिए। अब बताने की क्या कर सकते हैं। सबसे पहले क्या बोलते हैं, हाँ कर सकते हो लेकिन परमिशन लेनी पड़ेगी। देखिए नंबर 1 क्या बोलता है, देखिए सबसे पहले ए में बोला कि रजिस्ट्रार में एंटर एंड द सर्च द प्लेस वेयर द बुक्स और द पेपर केप्ट एंड द सीज देम। बिल्कुल ठीक है, कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन परमिशन लेकर। देखते हैं कि कोई ऐसा दे रखा है, रजिस्ट्रार में एंटर एंड द सर्च द प्लेस और द where such books कहते हैं the paper are kept and can seize only after obtaining the order from the special court। बिल्कुल जी, देखिए ये थोड़ा सा क्लियरिटी हमको मिल रही है, यानी कि ए से बी जो है बेटर लग रहा है। सी में क्या बोलता है, एनसीएलटी के लेनी है, नहीं एनसीएलटी के बारे में नहीं है और ना ही हमारे पास अपॉर्चुनिटी बिंगर वगैरह कुछ नहीं देना, बेसिकली नहीं आएगा। तो यानी कि बी हमारा जो होगा आंसर आ जाएगा, स्पेशल कोर्ट की परमिशन लेंगे। सेक्शन नंबर 209 के साथ हम इसको रीड करने वाले हैं। नेक्स्ट बोलता है क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। 43 ने बोला है मिस्टर रमन है कोई इंस्पेक्टर अपॉइंट हुआ है, 202 में उसकी पावर वगैरह दे रखी है। मिस्टर रमन एन इंस्पेक्टर अंडर 212 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इन्वेस्टिगेट इनटू द अफेयर ऑफ द एक्स लिमिटेड। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन मिस्टर रमन
evidenced relevant fact and the information regarding the transactions made by the company X Limited। कुछ उनको पता चला है with the subsidiary Y Limited के साथ। During the course of the investigation, Mr. रमन जो इंस्पेक्टर था required to investigate the affairs of the Y Limited। यानी कि अब ठीक है, एक होल्डिंग कंपनी है, वहां पर इंस्पेक्शन चल रही है, तो आप सब्सिडरी कंपनी में भी क्या कर सकते हो, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। ये कहां पर लिखा गया है, सेक्शन नंबर 219 जो है वहां पर बोला गया है कि आप जो रिलेटेड पार्टी जो होगी उस कंपनी की, रिलेटेड कंपनी जो होगी उन कंपनी के अंदर भी या उन पर्सन की भी क्या कर सकते हो, इंस्पेक्शन कर सकते हो। अब इसने नेक्स्ट वन बोलता है कि एग्जामिनिंग वेदर मिस्टर रमन कैन प्रोसीड विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द अफेयर ऑफ द सब्सिडरी, कर सकता है नहीं कर सकता, उसके बारे में बताना है। तो हमारा जो फर्स्ट रहेगा, फर्स्ट के अंदर अगर हम बात करें, मिस्टर रमन जो इंस्पेक्टर है एबल टू प्रोसीड विद द इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्रायर अप्रूवल ऑफ द डायरेक्टर और सेफी और नहीं। देखिए अगर हम बात करें सेक्शन 219 के अंदर, वहां बोला गया कि कर सकते हो। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या लेनी होती है, परमिशन लेनी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कहेगी कि आप कर सकते हो, बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद ही आप रिलेटेड पार्टी जो होती है यानी कि जो कंपनी रहेगी उनके अंदर आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए पहले बोला कि सेफ यू की लेनी है, नहीं, इसको तो काट ही दो। कहते कि ये तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं है। बी में कहते हैं कि नो टेबल, देखिए नो टेबल तो आएगा ही नहीं, यानी कि ये तो वैसे ही कट गया। थोड़ा सा लॉजिकली अगर आप चलेंगे तो आपके क्वेश्चन वैसे ही ठीक होने शुरू हो जाएंगे। सी में बोला कि मिस्टर रमन शैल बी एबल टू प्रोसीड विद द इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर ऑफ द सब्सिडरी कंपनी आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्रायर अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल। देखिए ट्रिब्यूनल क्या आ गया, ये भी नहीं आएगा, यानी कि ए गया आपका, पी चला गया, सी चला गया, यानी कि हमारे पास आंसर कौन सा आ गया, डी जो होगा हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। पढ़ते हैं, मिस्टर रमन शैल बी एबल टू प्रोसीड विद द इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर ऑफ द सब्सिडरी कंपनी आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेंगे, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 44। देखिए 44 में क्या बोला है, आइए पढ़ते हैं। इसने बोला कि अल्ट्रा लिमिटेड कंपनी का नाम है, जो कि पब्लिक कंपनी है, इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 13 मई 2019 को। 13 मई 2019 को कंपनी जो है इनकॉर्पोरेटेड हुई है, जिसका नाम अल्ट्रा लिमिटेड है। आफ्टर 1 ईयर के बाद इनकॉर्पोरेशन की क्या हुआ, द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी कम टू नो दैट सम ट्रांजैक्शन इनसाइड द कंपनी वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, ओके, एंड आल्सो प्रिजुडिक इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड इट्स मेंबर। दोनों कंपनी के अगेंस्ट भी चल रही है एक्टिविटी और मेंबर के अगेंस्ट भी। सो सम शेयर होल्डर डिसाइड टू मेक अ एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर ऑफ द कंपनी बाय अपॉइंटिंग ए इंस्पेक्टर अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट। Does the application of the shareholder can be accepted under the provision of the company act? देखिए बिल्कुल जी, देखिए 210 के अंदर अगर हम बात करें, देखिए 210 के अंदर आ जाएगा, जहां पर एसआर पास करेंगे आप, तभी आपको जो एप्लीकेशन होगी वो एक्सेप्ट की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट तभी करेगा, वहां पे भी वर्ड लिखा है मे, डिस्क्रिशनरी पावर रहेगी कि आप लेगा ही नहीं। देखिए 210 के अंदर क्या बोला है, देखिए 210 जो सेक्शन 210 के अंदर बोला गया है, या तो देखिए 3 सिचुएशन रहती है, या तो आपको सेक्शन 208 में क्या है कि रिपोर्ट आती है, जो रिपोर्ट कौन देता है, या तो आरओसी देता है या आपको इंस्पेक्टर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसके बिहाफ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन करवा देनी चाहिए तो करवा सकते हो, या कंपनी के जो शेयर होल्डर है एसआर पास कर ले और वो रिटर्न में आ जाए कि हाँ कंपनी की वो चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए, या फिर उसको पब्लिक इंटरेस्ट में लगता है, पब्लिक इंटरेस्ट में है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लगता है तो क्या करवा सकता है, इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। तो देखिए क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, आइए पढ़ते हैं। नंबर 1 सबसे पहले बोला कि नंबर 1 नो शेयर होल्डर डिडंट हैव अ राइट। ओहो, राइट तो है उसके ऊपर, देखिए 210 के अंदर बोला गया है, यानी कि हम जो हमारा ए है उसको तो कट ही कर दो जी, हमारा ए तो नहीं आएगा कि राइट ही नहीं दे रखा। बी क्या बोलते हैं, देखिए बी ने बोला, बी बोलता है कि यस शेयर होल्डर आफ्टर पासिंग ए स्पेशल रिजोल्यूशन कैन मेक एन एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 210 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। हाँ यहाँ पर ये आपका बी आपका हो सकता है, अभी बी को हम रखते हैं, ठीक है। सी बोलता है कि यस अ शेयर होल्डर कैन मेक एप्लीकेशन विदाउट, ओहो ये ऐसा इन्होंने बोला कि सी पॉइंट के अंदर ऐसा पास करने की जरूरत नहीं, ये गलत हो जाएगा, ऐसा को आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी। डी बोलता है कि नो शेयर होल्डर इवन आफ्टर पासिंग ए स्पेशल कैन नॉट, मतलब एसआर पास करने के बाद भी आपके पास एप्लीकेशन देने की पावर नहीं है, तो डी भी नहीं आएगा, यानी कि हमारे पास बी जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज एसआर पास कीजिए और उसके बाद आप एक्टिविटी कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। ओके, आफ्टर पासिंग ए स्पेशल रिजोल्यूशन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेकर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं 210 के अंदर।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 45 जो रहेगा उसकी बात करते हैं। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अपॉइंट मिस्टर ऋषिकेश एन इंस्पेक्टर टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन टू द अफेयर ऑफ द ओवरटेकन लिमिटेड। देखिए, कंपनी का नाम क्या है? ओवरटेकन लिमिटेड। वहां की इन्वेस्टिगेशन हमको करवानी है और किसको अपॉइंट किया गया है? मिस्टर ऋषिकेश को आपको अपॉइंट किया गया है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ऋषिकेश को ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ? इट वॉज फाउंड द कंपनी हैज रिड्यूस द पोजिशन ऑफ मिस्टर गोपाल हु इज अ सीनियर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी अर्लियर। जो कि पहले सीनियर एम्प्लॉय था, अब उसकी रैंक को रिड्यूस कर रहे हैं। विद इन ए फ्यू डेज आफ्टर स्टार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन कंपनी डिडंट ट्राई टू ऑब्टेन ऑर्डर फ्रॉम द ट्रिब्यूनल से कुछ भी नहीं लिया गया। मिस्टर गोपाल वांटेड टू नो वेदर द कंपनी हैव ए राइट टू रिड्यूस द रैंक ऑफ द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। देखिए, आइए प्रोविजन पढ़ते हैं। देखिए, अगर हम देखिए सेक्शन 218 के अंदर क्या बोला गया है? अगर मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन के दौरान कंपनी किसी एम्प्लॉय की या तो क्या करता है? रैंक रिड्यूस करता है या उसको रिमूव करता है। मान लीजिए उसको निकाल दिया, या उसकी जो टर्म एंड कंडीशन को चेंज करता है, टर्म एंड कंडीशन को चेंज कर रहा है जो जिसके ऊपर लगा था, यानी कि उसके एम्प्लॉय के अगेंस्ट काम कर रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? अब एक्ट ने क्या बोला है कि आप कीजिए, लेकिन आपको प्लस में क्या लेनी पड़ेगी? आपको ट्रिब्यूनल की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ट्रिब्यूनल अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अब ट्रिब्यूनल के पास क्या पावर रहेगी और क्या रहेगा? देखिए, ट्रिब्यूनल क्या करेगा? अब 30 डे के अंदर, अब 30 दिन का टाइम रहेगा, 30 डे। अब 30 डे में ट्रिब्यूनल या तो कहता है कि ऑब्जेक्शन रेज करेगा या नहीं रेज करेगा। अगर ऑब्जेक्शन रेज किया तो कंपनी क्या नहीं कर सकती? उसको रैंक रिड्यूस नहीं कर सकती। रैंक रिड्यूस करना या अदर जो भी एक्शन है वो नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं किया तो वो क्या हो जाएगा? बेसिकली एक्शन अगेंस्ट द एम्प्लॉय जो होगा वो ले लिया जाएगा। बिल्कुल 30 दिन के अंदर अगर नहीं आया। अब एम्प्लॉय मान लीजिए, अब एम्प्लॉय दो काम हो गए। एम्प्लॉय या तो एग्रीव्ड है या नहीं है। अगर नहीं है तो ओके, कोई बात नहीं। अगर एग्रीव्ड है तो क्या होगा कि नेक्स्ट 30 डे में वो एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा और वो जो भी डिसीजन देगा वो फाइनल एंड बाइंडिंग होने वाला है। तो यानी कि 218 के अंदर जो रहेगा पूरी प्रोसेस दे रखी है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो अब जो मिस्टर गोपाल था, जो उसकी रैंक जो है रिड्यूस कर रहे हैं, तो उससे पहले क्या होगा कि आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। कंपनी ने क्या किया? अप्रूवल नहीं लिया। द कंपनी डिडंट टेक ऑब्टेन द अप्रूवल ऑर्डर फ्रॉम द ट्रिब्यूनल बिफोर टेकिंग एक्शन। अब है ही नहीं तो इसका मतलब प्रोविजन ही गलत लगा दिया। आइए देखते हैं कि कैसे रहेगा। देखिए, सबसे पहले क्या बोलता है कि क्या कर सकते हो? यस, रिड्यूस ऑफ द रैंक इज इंटरनल मैटर सो कोर्ट शुड नॉट इंटरफियर। इसको तो कर दीजिए कट। कोर्ट को ही कह रहा है कि आप इंटरफेयर मत कीजिए। वाह जी वाह, बड़ी कंपनी हो गई है। बी बोलता है कि यस, कंपनी इज फाउंड एम्प्लॉय इज नॉट सुइटेबल फॉर ए पोजीशन, देन ओहो, अपनी मनमर्जी बना ली है कि कंपनी को लगता है कि हाँ भाई बंदा सही नहीं काम कर रहा और नहीं कर रहा, निकाल दो इसको। इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको प्रोसेस फुल करनी पड़ती है। सी बोलता है कि नो, कंपनी कैन नॉट रिड्यूस द रैंक ऑफ द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन विदाउट अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल विद इन 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन। देखिए, यहां पर इसने बोला कि आपको 30 दिन की क्या लेनी पड़ती है? 30 डे का आपको लेना पड़ेगा। बिल्कुल जी, उसको रिड्यूस करने से पहले। ठीक है जी, ये सही लग रहा है। सी हो सकता है। डी बोलता है कि यस, कंपनी कैन रिड्यूस रैंक विदाउट अप्रूवल। लेने की जरूरत ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब आप सेक्शन 218 पढ़ेंगे तो वहां आपको साफ साफ पता चलेगा कि आपको ट्रिब्यूनल की अप्रूवल लेनी पड़ेगी विद इन 30 डे के अंदर, रिमूवल से पहले लेनी पड़ेगी। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो रहेगा, आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 46 की अगर हम बात करें, क्या बोलता है? 46 नहीं बोला है, आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 जो है वो बोलता है, while conducting the inspection under section 207 of the Companies Act 2013, the inspector noticed various irregularities। कुछ उसको पता चला होगा इंस्पेक्टर को जब 207 के अंदर जब वो इन्वेस्टिगेशन करेगा कंपनी की। The inspector seeking unnecessary explanation from the director concerned regarding those irregularities। उसने डायरेक्टर से पूछा कि हाँ भैया ये किस तरीके से चल रही है। Director furnishing unnecessary explanation and accordingly the inspector prepare an inspection report। रिपोर्ट बनाई
एंड अंडर सेक्शन 208 के अंदर दे दी। अब रिपोर्ट के यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन लेने वाली है। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट दैट टू whom द इंस्पेक्शन जो रिपोर्ट होगी शैल बी सबमिटेड एंड वेदर एन इंस्पेक्टर हैज अ राइट टू मेक ए रिकमेंडेशन फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल जी, देखिए सेक्शन नंबर अगर हम बात करें, ये जो हमको बता रहा है, ये बता रहा है सेक्शन 208 के बारे में। देखिए 208 में क्या बोला गया है, 208 में बोला गया है या तो आरओसी या इंस्पेक्टर, ये क्या करेंगे, दोनों ही अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। रिपोर्ट तैयार करेंगे किसके बेस पर, सेक्शन 206 और 207 के बेस पर। और वो रिपोर्ट कहाँ जाने वाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाने वाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बिहार पर क्या करने वाला है, एक्शन लेने वाला है। साथ ही साथ बेसिकली जो रिपोर्ट होगी, रिपोर्ट के साथ में क्या होगा, प्लस रिकमेंडेशन जाएगी। रिकमेंडेशन जाएगी कि क्या क्या एक्टिविटी अपने को करनी है, क्या फर्दर इन्वेस्टिगेशन चाहिए कंपनी के अंदर या फर्दर कोई और एक्शन चाहिए, तो उस चीज के बारे में भी सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएंगे। तो देखिए आइए पढ़ते हैं किस चीज को, कौन सा हमारे पास आ जाएगा। देखिए नंबर 1 सबसे पहले बोलता है इंस्पेक्शन रिपोर्ट शैल बी सबमिटेड टू ट्रिब्यूनल। देखिए पहले ही गलत हो गया, यानी कि मैं ए तो कट ही कर दूं, ठीक है जी, ट्रिब्यूनल को नहीं जाएगी। सेकंड पे आता है कि रजिस्ट्रार के पास जाएगी, नहीं आरओसी के पास, ये भी कट हो जाएगा, नहीं जाएगी इसके पास। अब नेक्स्ट वन के पास अगर चले, देखिए सी ऑप्शन क्या बोलता है, इंस्पेक्टर रिपोर्ट शैल बी सबमिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ यहाँ तक तो अच्छा लग रहा है हमें। एंड द इंस्पेक्टर हैज ए राइट टू मेक ए रिकमेंडेशन फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइडेड ही हैज गिवन हिज रीजन इन सपोर्ट फॉर द रिकमेंडेशन। बिल्कुल जी, सी आपका आंसर सही लग रहा है, तो सी को मैं एक बार कर लेता हूं, ठीक है। सी मुझे सही लग रहा है कि साथ में रिकमेंडेशन के साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी आपको लगाने पड़ते हैं, बिल्कुल लग पड़ते हैं। डी में क्या बोला गया, देखिए डी ने बोला इंस्पेक्शन रिपोर्ट सेफियों को देनी है, नहीं, ये कट जाएगा। यानी कि अगर आपको प्रोविजन थोड़ा सा भी अगर पता है तो आप क्या कर सकते हो, उसके बेस पर उस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखिए हर कोई इसके अंदर जो ऑप्शन ए था वहां पर क्या बोला गया, ऑप्शन ए में ट्रिब्यूनल बोला गया, बी में आरओसी बोला गया, सी में क्या बोला गया, सेफियो बोला गया। अगर आपको पता है कि 208 के अंदर की सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी है रिपोर्ट, तो आप इसको ठीक करके आ सकते हैं, क्योंकि और जो ऑप्शन है 3 के अंदर तो वो गलत आ जाएंगे। तो यानी कि एग्जाम के अंदर सबसे पहले जो क्वेश्चन नहीं है, हमारे आंसर सोल्यूशन नहीं है, उनको कट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्रोविजन के बेस पर ही हमारे आंसर आने, क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं, एमसीक्यूज आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 47 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 47 ने क्या बोला, आइए देखिए यहाँ पर अब मर्जर एंड अमलगमेशन जो रहेंगे उसका जो प्रोविजन शुरू हो जाता है, जो कि सेक्शन 230 से शुरुआत हो जाती है। 230 से लेकर 240 तक हमारे मर्जर और अमलगमेशन के बारे में आता है, जिसमें फास्ट ट्रैक मर्जर के बारे में भी आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक ए लिमिटेड है, क्या है, ए लिमिटेड है, जो कि अमलगमेट होना चाहती है इनटू ए बी लिमिटेड के साथ, ओके। एंड ए बी लिमिटेड हैज हेल्ड 100% शेयर इन ए सी लिमिटेड। अब ए बी लिमिटेड ने क्या कर रखा है, 100% शेयर ले रखे ए सी लिमिटेड के अंदर। बोथ ए बी लिमिटेड एंड ए सी लिमिटेड हेल्ड 10,000 शेयर इन ए लिमिटेड, बोथ, यानी कि इसने भी और इसने, इन दोनों ने बोथ ने कितने ले रखे हैं, ईच ले रखे हैं, कि देखना ए लिमिटेड, देखिए 10,000 शेयर ए लिमिटेड में ले रखे हैं, ओके। बिफोर द अमलगमेशन टुक प्लेस ए लिमिटेड हैड 1 लाख, ए लिमिटेड के पास कितने, देखिए 1 लाख शेयर थे, बिल्कुल, शेयर इन द टोटल बिफोर द अमलगमेशन। 70,000 शेयर्स देर इन वर हेल्ड बाय बी लिमिटेड। 70,000 शेयर किसके पास थे, बी लिमिटेड के पास हमारे शेयर थे जी, 70,000 शेयर, यानी कि एक कोई बी लिमिटेड कंपनी और है, उसने भी इसके 70,000 शेयर आपके ले रखे हैं, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, हु ऑल्सो लेटर बिकम ए शेयर होल्डर ऑफ द ए बी लिमिटेड। बिल्कुल, जब अमलगमेशन ए लिमिटेड ही नहीं रही, ए लिमिटेड ए बी में चली गई, तो ये भी बी लिमिटेड के जो होंगे बेसिकली ए बी लिमिटेड के अंदर चले जाएंगे, तो उसके बन जाएंगे अंडर अमलगमेशन। बट नेक्स्ट क्या बोलता है, बट कहते हैं कि द शेयर होल्डर अपार्ट फ्रॉम बी लिमिटेड, मतलब ए बी लिमिटेड के अलावा जो शेयर होल्डर होंगे एक्सक्लूडिंग ए बी लिमिटेड एंड ए सी लिमिटेड होल्डिंग 10,000 शेयर डिड नॉट बिकम ए शेयर होल्डर इन द न्यू ए बी लिमिटेड assuming all other condition for the amalgamation in the nature of the merger is fulfilled। अब बताना कि कौन सा नेचर बनेगा। देखिए अगर हम बात करें, देखिए 10,000 शेयर होल्डर ए बी ने ले रखे हैं और यहाँ पर 10,000 शेयर ही ए से ले रखे हैं। देखिए कुछ इस तरीके से बना, एक बार दोबारा इसको पढ़िए। देखिए इसने बोला कि ए लिमिटेड एक कंपनी है जिसके 1 लाख शेयर है,
अच्छा, उसके अंदर 10,000 शेयर ए बी लिमिटेड ने ले रखे हैं और 10,000 शेयर ए सी लिमिटेड ने ले रखे हैं और 70,000 शेयर बी लिमिटेड ले रखे हैं। और जो बाकी जो 10,000 शेयर बनेंगे वो पब्लिक में गए होंगे, आई थिंक पब्लिक में चले गए होंगे, यानी कि 1 लाख शेयर का ब्यौरा कुछ इस तरीके से है। अब ए लिमिटेड क्या है, अमलगमेट हो जाती है ए बी लिमिटेड के अंदर। ये नाउ जो बी लिमिटेड के जो शेयर होंगे बेसिकली वो किस में चले जाएंगे, जो बी लिमिटेड के शेयर अब ए बी लिमिटेड के अंदर आपके चले जाएंगे। तो अब क्या हुआ कि देखिए सभी शेयर आपके चले गए एक्सेप्ट 10,000 शेयर को छोड़कर। तो देखिए अगर हमको पता है कि देखिए 2 तरीके के क्या होते हैं अमलगमेशन होता है, एक तो परचेज, नेचर ऑफ परचेज होता है हमारे पास, और एक हमारा होता है नेचर ऑफ मर्जर आ जाएगा। देखिए नेचर ऑफ परचेज और मर्जर में क्या फर्क है, मर्जर के अंदर क्या था कि 100% शेयर होल्डिंग जो होती है ट्रांसफर होती है, लेकिन परचेज के अंदर बेसिकली सम पार्ट भी हो सकता है। तो यानी कि इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि कुछ एक पार्टी गए, यानी कि 10,000 शेयर होल्डर तो अभी भी पड़े ही है हमारे पास, यानी कि दिस इज अ नेचर अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज, आपका बी आंसर आ जाएगा, ना कि मर्जर। क्योंकि मर्जर के अंदर अगर हम बात करें तो 5 कंडीशन रहती है, उन 5 कंडीशन को देखना पड़ता है कि सभी शेयर जाएंगे, कैश में जाएंगे, बुक वैल्यू पर जाएंगे, एसेट एंड लायबिलिटी सारी बुक वैल्यू पर ट्रांसफर होगी, तो वो सभी आपके आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 47 के अंदर हमारा आंसर आ जाएगा बी, अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 48 ने बोला कि देखिए बी लिमिटेड एक कंपनी है, देखिए बी लिमिटेड वाज डीमर्ज टू बी रियलिटी लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, विच टाइप ऑफ द डीमर्जर। अब अगर बात करें, देखिए कंपनी थी, एक कंपनी का नाम है, इसने बोला कि ये है बी रियलिटी लिमिटेड, बी रियलिटी लिमिटेड के नाम से है। इसका मान लीजिए एक पार्ट था, ये इसका एक पार्ट है मान लीजिए इतना, जिसका नाम है बी लिमिटेड। अब क्या होता है कि हमने बी लिमिटेड और इनको अलग अलग कर दिया, तो अब कहते हैं कि अब ये क्या रहे माना जाएगा। एक तो होता है टोटल मर्जर। देखिए टोटल मर्जर के अंदर क्या होगा कि बेसिकली हम पूरा का पूरा ही हमारा जो डिपार्टमेंट है उसको ही अलग कर देते हैं। एक होता है पार्शियल मर्जर, जिसके अंदर हम कुछ एक पार्ट जो होता है हमारी जो कंपनी में से निकाल कर अलग कर सकते हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, हमारी बैलेंस शीट के अंदर जो हमारे डेटर होते हैं, हमारे क्रेडिटर जो होंगे या जो हमारी लाइबिलिटी होती है, उनको रिस्ट्रक्चरिंग की जाती है। ये डीमर्जर इन द नेचर ऑफ परचेज, देखिए डीमर्जर परचेज का आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, पार्शियल जो मर्जर होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या रहा है, इसके अंदर हम कुछ एक पार्ट जो होता है बेसिकली पूरा डीमर्जर नहीं कर रहे हैं। इसने बोला कि हम एक पार्ट जो होगा हमारी पूरी कंपनी में से उसको अलग कर रहे हैं, इसलिए हम पार्शियल डीमर्जर के बारे में बात करेंगे। तो यानी कि बी जो हमारा आंसर आ जाएगा पार्शियल डीमर्जर का आ जाएगा। नेक्स्ट वन जो आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में अगर हम बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 49 को पढ़ते हैं। द टाइम लिमिट के बारे में, देखिए टाइम लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। द टाइम लिमिट विद इन विच द रिप्रेजेंटेशन इफ एनी of the secretarial regulators shall be made within dash from the date of the receipt of the notice of the meeting so called held and conducted by the tribunal। देखिए जो हमारा MCQ नंबर 49 है, ये है हमारा सेक्शन 230 के ऊपर। देखिए 230 में साफ साफ बोला गया है कि जो भी नोटिस होगा, मीटिंग का जो नोटिस होता है, वो नोटिस किन किन के पास जाएगा। एक तो मेंबर्स के पास, मेंबर और क्लास ऑफ द मेंबर, क्लास ऑफ मेंबर। एक हमारा जो जाएगा बेसिकली क्रेडिटर के पास और क्लास ऑफ द क्रेडिटर के पास और क्लास, और एक हमारा जाएगा जो सेक्टरल रेगुलेटर्स होते हैं, इनके पास जाता है ये। और क्या होगा, ये जो सेक्टरल रेगुलेटर्स जो होंगे वहां पर अगर जब इशू करेंगे तो वो किस लिए किया जाता है, ऑब्जेक्शन के लिए। ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए 30 डे का टाइम पीरियड है। 30 डे में अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज हुआ तो ठीक, वरना हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमारा जो आंसर आ जाएगा 30 डेज जो रहेगा, बी हमारा सोल्यूशन आ जाएगा, बी ऑप्शन जो रहेगा 30 डेज आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की अगर हम बात करें, 50 ने बोला द स्कीम ऑफ द कॉम्प्रोमाइज और अमलगमेशन की स्कीम है। द scheme of the compromise or amalgamation arrangement should be approved by the member or the class of the member or the creditor or the class of the creditor. What is the minimum requirement for the same? देखिए मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात करें तो क्या बोला गया है, सेक्शन 230 में बोला गया है कि अगर मेंबर है या फिर क्रेडिटर है, दोनों के लिए लिमिट सेम ही है। वहां बोला गया है कि देखिए 50% इन नंबर एंड वर्ड यूज किया गया एंड, और 75% इन वैल्यू में 75% और 50% इन नंबर। तो देखते हैं, फर्स्ट में बोला गया है कि इट शुड बी अप्रूव बाय द मोर देन 50% ऑफ द मेजोरिटी इन नंबर।
नंबर में 50%, ठीक है जी, और द मेंबर, क्लास ऑफ द क्रेडिटर और द मेंबर्स और द क्लास हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द सेम, ठीक है जी। नंबर के बारे में तो ठीक लग रहा है मुझे, ओके, ए ठीक लग रहा है। बी में देखें, इट शैल बी अप्रूव बाय 75% इन वैल्यू बाय द मेंबर और द क्लास ऑफ द मेंबर और द क्रेडिटर और द क्लास ऑफ द क्रेडिटर हु आर प्रेजेंट इन द वोटिंग, ठीक है जी, ये भी ठीक है। यानी कि ऊपर सबसे पहले नंबर के बारे में बात कर दिया, बी में हमारे पास क्या बोल दिया 75%, यानी कि ए और बी दोनों ठीक है। यानी कि कोई बोथ वाला ऑप्शन आता होगा, देखना, देखिए सी में तो आएगा ही नहीं, सी को काट दीजिए। अब जब हमारे पास आ गया तो डी हमारा आंसर आ जाएगा, बोथ ए एंड बी टुगेदर, दोनों ही चाहिए, क्योंकि हमारा वहां पर वर्ड क्या था, एंड था, तो इसलिए हमको दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारे 10 क्वेश्चन एमसीक्यूज हो गए हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो देखकर। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपके हेल्पफुल है, और नीडी जो पर्सन है उनको भी आप प्रोवाइड कीजिए। एग्जाम टाइम में या एग्जाम टाइम से पहले ही आप एमसीक्यूज को इस तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं विद सेक्शन के साथ। जब आप सिलेबस कर लेंगे तो आपको पढ़ते ही जो एमसीक्यू आप पढ़ेंगे मेरे साथ, उसी टाइम आपके सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, लगे रहिए। गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।